नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमसे जुड़े हुए हैं। आप हैं ब्रजेश त्रिपाठी साहब, आप जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग सागर से हमारे बीच आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। आपका बहुत बहुत आभार। सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन। श्रोताओं को हम बता दें कि आज हम एक बहुत ज्वलंत मुद्दे के ऊपर बातचीत करने जा रहे हैं, जिसका कहीं न कहीं संबंध महिला एवं बाल विकास से भी है। और ये मुद्दा है महिलाओं और बेटियों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम के लिए जन जागरूकता कितना आवश्यक है और क्या क्या कार्यक्रम इसके बारे में चलाए जा रहे हैं। तो त्रिपाठी साहब, आपका स्वागत करते हुए सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिलाओं और बेटियों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, वो किसी भी तरह के अपराध हो सकते हैं, उसको लेकर के क्या क्या योजनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं यहाँ निवेदन करना चाहूंगा अपने श्रोताओं से कि माताएं, बहनें, बेटियां, किशोरी बालिकाएं हमारे समाज का सबसे मातृशक्ति का स्वरूप हैं, सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप हैं। और इनके आशीर्वाद से ही, इनके स्वस्थ, सुरक्षित और सुदृढ़ नेतृत्व से ही देश आगे विकास कर सकता है। और यही वजह है कि मातृशक्ति का आह्वान हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से भी और वर्तमान में भी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से लेकर हर स्तर पर किया जा रहा है। मैं यहाँ ये निवेदन करना चाहूंगा कि मातृशक्ति की रक्षा किसी भी सभ्य समाज का पहला संकल्प है और हमारे व्यवस्था का भी ये सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं और बेटियों के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, प्रिवेंटिव पार्ट जिसे बोलते हैं, जागरूकता का पार्ट जिसे बोलते हैं, सकारात्मक सोच देने का जो पार्ट बोलते हैं, वह महिला बाल विकास विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसको मुख्यतः हम दो तरीकों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा है संस्थागत प्रयास, जिसके तहत हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर है। यदि कोई महिला, माँ, बेटी, बहन जो है संकटग्रस्त है और उनको अचानक किसी सहायता की जरूरत है, बेसहारा स्थिति में है, तो वह उनके लिए वन स्टॉप सेंटर संचालित है। और उस वन स्टॉप सेंटर में विशेष बात यह है कि किसी भी माँ को, बहन को अपने संकटग्रस्त स्थिति में कहीं वकील का तलाश नहीं करना पड़े, एडवोकेसी के लिए भटकना ना पड़े, कहीं मेडिकल के लिए चिकित्सक की तलाश नहीं करना पड़े, कहीं उनकी मानसिक सांत्वना, मानसिक काउंसलिंग के लिए ना भटकना पड़े। इन सब के उद्देश्य से वन स्टॉप सेंटर में एक ही छत के नीचे ये सभी सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क रूप से दी गई हैं। इसमें बहुत आसान प्रक्रिया है। जैसे ही किसी भी माध्यम से वन स्टॉप सेंटर में कोई भी पीड़ित महिला पहुंचती हैं, तो उनके लिए वहां आवास की, रुकने की भी व्यवस्था भी है, भोजन की भी व्यवस्था है और निःशुल्क डॉक्टरी व्यवस्था, एडवोकेट की व्यवस्था और काउंसलिंग की व्यवस्था भी है। इसमें हमारा यह वन स्टॉप सेंटर सागर में जिला चिकित्सालय के जो टीबी वार्ड है, उसके पिछले हिस्से में अलग से एक भवन बना हुआ है, पूर्णतः सुरक्षित भवन है और वो तमाम प्रकार के रोगों से, संक्रमित रोगों से पर्याप्त दूरी पर है। वहां किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो निवेदन ये है कि हमारे सभी जितने भी पुलिस थाने हैं, महिला पुलिस थाने हैं, या जो भी हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हैं, या जो भी हमारे महिला बाल विकास के परियोजना कार्यालय हैं, सभी जगह इस बात के निर्देश हैं और व्यवस्था है कि कोई भी पीड़ित महिला है तो उनको सुरक्षित वन स्टॉप सेंटर की शरण दी जा सकती है। जी। जो संकटग्रस्त महिलाएं हैं, दो उपाय किए गए हैं, एक संस्थागत तरीके से और दूसरे उपाय के बारे में आप बताने वाले हैं। अभी संस्थागत में ही मैं निवेदन करूंगा जी कि संस्थागत का एक और प्रयास है कि यदि महिला की जो सामान्यता जो हमारे यहाँ आयु मानी जाती है वो 18 वर्ष से अधिक की बात है, लेकिन यदि 18 वर्ष से छोटी हमारी कोई बेटी है जी और उनके लिए हमारे यहाँ जो है बालिका गृह संचालित है। बालिका गृह का उद्देश्य ये है कि यदि किसी बेटी के साथ पाक्सो जैसी घटना हो जाती है, पाक्सो एक्ट के तहत कोई ऐसा अपराध घटित हो जाता है किसी बेटी के साथ, या कोई बेटी जो है अचानक हमें अनाथ स्थिति में मिलती है, उनके परिवार या माता पिता या अभिभावक या तो नहीं है या बिछुड़ गए हैं या किसी अन्य कारण से वो उनसे दूर हैं, तो इनके लिए पूर्णतः निःशुल्क हमारे यहाँ सागर में 2 बालिका गृह संचालित हैं। एक हमारा मकरोनिया में संचालित है बाल संजीवनी आश्रम और दूसरा हमारा कबीर आश्रम गढ़पेरा के पहले कुड़ीला गांव में संचालित है। इनमें हमारे जो CWC जो हमारा होता है, जिसके लिए एक न्यायिक बॉडी है हमारी, बच्चों की देखरेख के लिए कानून द्वारा JJ एक्ट के द्वारा सर्वोच्च बॉडी है, वह इन बेटियों के लिए तत्काल 24 घंटे सुनवाई के लिए उपलब्ध है। मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा, हमारी CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी 24 घंटे
तत्पर सुनवाई के लिए तैयार है। यदि हमारे पास कहीं भी चाइल्ड लाइन से, 1098 से, किसी पुलिस थाने से या किसी भी स्वयंसेवी प्रयास से ये सूचना मिलती है कि कोई बेटी हमारी भटक रही है, संकट में है, तो CWC तुरंत निर्णय करती है और उनको सुरक्षित इस बालिका गृह में रखा जाता है, जहां उस बालिका गृह में रहने, खाने, पीने, पढ़ाई लिखाई हर प्रकार की निःशुल्क सुविधा है। और ये बेटी वहां तब तक रहेगी जब तक कि उनका उचित जैविक या कानूनी विधिक अभिभावक तय नहीं हो जाता है, तब तक वो सुरक्षित रहेंगी। तो ये हमारा संस्थागत दूसरा प्रयास हो गया। जी। पहला महिलाओं के लिए, दूसरा बेटियों के लिए। इसमें एक बात और, यदि कोई हमारा 6 वर्ष से छोटी की बेटी है और उनके साथ कोई संकट की स्थिति बनी है, उनके विरुद्ध कोई अपराध कारित हुआ है या संकट में है, तो उनके लिए शिशु गृह भी है। जो मैंने अभी 2 बताए आपको, वो 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए थे। अगर हमारी 6 वर्ष से छोटी बेटी है तो उसको शिशु गृह है, जो कि हमारा मातृ छाया के नाम से, जो कि सेवा भारती संस्थान चला रही है, वहां पर ऐसे उनके लिए जो संरक्षण का पूरी सुविधा है, पूरा उपचार है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, इन बाल का गृह के माध्यम से या शिशु गृह के माध्यम से जिन बच्चों के, बेटियों के जो संकट में हैं, उनके साथ कोई अपराध हुआ है या असुरक्षा स्थिति है, तो उनके लिए यदि कोई उनका जैविक अभिभावक नहीं मिलता या विधिक अभिभावक नहीं मिलता, तो उनको लीगल फ्री करके दत्तक ग्रहण में अर्थात गोद लेने की भी कानूनी प्रक्रिया अपना करके उनका पारिवारिक पुनर्वास किया जाता है। ये हमारा संस्थागत प्रयास हुआ। जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, जिसमें शिशु से लेकर के, बालिका से लेकर के महिला तक को जो है पूरी तरीके से आच्छादित किया गया है। और तमाम जो शिशु गृह, बालिका गृह, वन स्टॉप सेंटर के बारे में आपने बताया, महिलाओं के वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज हम जानना चाहेंगे कि कहीं न कहीं जो महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है, उसमें पुलिस भी शामिल है। उनकी रोकथाम के लिए महिला बाल विकास विभाग का भी अपना एक योगदान है, और कहीं न कहीं समाज को सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, शिक्षित करने की भी आवश्यकता है। तो इसके लिए आपने कोई खास एक अभियान चला रखा है शासन की तरफ से? क्या कोई इसके ऊपर कोई व्यवस्था की गई है? संकल्प अभियान के बारे में हम बहुत बातचीत करते हैं, ये किस लिए संचालित किया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे नवागत कलेक्टर आदरणीय श्री संदीप जी आर साहब ने शासन के महिलाओं एवं बेटियों के विरुद्ध अपराध रोकथाम के संकल्प को अभिव्यक्त करते हुए एक संकल्प नाम से अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और स्थानीय निकाय, जिसमें पंचायत ग्रामीण विकास भी आते हैं और नगरीय निकाय भी आते हैं, इनके समन्वित प्रयास से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य ये है कि वास्तव में आज एक अपराधी का दुस्साहस किसी माँ, बहन, बेटी के साथ इसलिए बढ़ता है क्योंकि अपराधी को पता है, खासतौर पर दूरस्थ अंचलों में, खासतौर पर हमारे ग्रामीण इलाकों में, अपराधी को ये पता है कि यदि हम किसी माँ, बेटी के साथ अपराध कारित करेंगे तो तुरंत वो कहीं सूचित नहीं कर पाएंगी, तुरंत वो सुरक्षा नहीं ले पाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे शासन के द्वारा महिला बाल विकास, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग सभी लोग संकल्पित हैं, परंतु जानकारी के अभाव में, उनकी जानकारी न होने से पीड़ित तत्काल वहां अपने साथ घटित अपराध की सूचना नहीं दे पाता, जिसका दुष्परिणाम क्या होता है कि या तो सूचना देने में विलंब होता है या सूचना जा ही नहीं पाती तो वो अंडर रिपोर्टिंग हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत आवश्यक समझा कलेक्टर महोदय ने कि हमारी स्थानीय परिवेश को देखते हुए स्थानीय बोली में, स्थानीय भाषा में, स्थानीय स्तर पर घर घर जाकर के हम जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के जो कानूनी उपाय हैं उनके बारे में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाएं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं आपको, इसका शुरुआत उन्होंने ये की है कि जैसे जिला स्तरीय कार्यशाला होगी, इसके साथ साथ अब क्या होगा, पैरेलल कि निचले स्तर पर हमारे हर थाने में बाल कल्याण अधिकारी होते हैं जो इस प्रकार के काम के लिए, रोकथाम के लिए नियत रहते हैं। हमारे यहाँ हर स्कूल में शिक्षक रहते हैं, शिक्षिकाएं रहती हैं जो हर शनिवार को बाल सभा आयोजित करते हैं। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं रहती हैं जो इस काम के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव महोदय या रोजगार सहायक रहते हैं जो इस चीज में लोगों को आगे आने में सिस्टम की मदद देते हैं। तो इन सबको लेकर के जब जिला स्तरीय कार्यशाला के बाद फिर जब नीचे हम जाएंगे तो यही आयोजन सेक्टर लेवल पर भी होंगे, यही आयोजन ग्राम पंचायत लेवल पर भी होंगे और फिर ग्राम पर, ताकि जो हमारा अमला है, जो हमारे कानूनी उपाय हैं, जो सहूलियतें हैं, उनके बारे में जानकारी लेकर के फिर घर घर जाकर के प्रभात फेरी के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से, अपने गृह भेंट के माध्यम से लोगों को जागरूक करें,
विशेषकर महिलाओं को, बेटियों को संबल दें। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098 एक ऐसी हेल्पलाइन है जो 24 घंटे काम करती है, पर अभी इसकी जागरूकता की कमी है। अभी लोगों को ये लगता है कि हेल्पलाइन लगाएंगे तो शायद मोबाइल में पैसे लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। मोबाइल पर किसी भी हेल्पलाइन को आप डायल करने के लिए आपके मोबाइल में बैलेंस होना जरूरी नहीं है। जी त्रिपाठी साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई और आपने ये भी बताया कि खासकर जो इंटीरियर के इलाके होते हैं, दूरस्थ क्षेत्र के इलाके होते हैं, अपराधियों का दुस्साहस लगातार बढ़ता रहता है, क्योंकि महिलाएं, बेटियां जो है इस तरह के जो उनके साथ घटनाएं हो रही होती हैं, दुर्व्यवहार हो रहा होता है, उसके बारे में रिपोर्टिंग कम कर पाती हैं, या उतना साहस उनके अंदर नहीं आता, या उनको शायद ये नहीं पता होता है कि जो उनके विरुद्ध अपराध कारित किया जा रहा है उसके विरुद्ध कानून में प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। जी। तो यहाँ पहला मुद्दा ये बनता है कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हों या शहरी क्षेत्र की महिलाएं हों, उनके साथ शुरुआत में ही मान लीजिए कोई घटना हो रही है, जैसे मान लीजिए कोई उनका पीछा ही कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, और वो बात अपने घर को भी नहीं बता पा रही है, क्योंकि उनको शायद ये डर होता है कि शायद परिवार वाले साथ ना दें और उनका स्कूल या कॉलेज छूट जाए। तो ऐसे में उनकी गोपनीयता बरकरार रखते हुए, उनकी पहचान उजागर किए बगैर कैसे महिलाएं रिपोर्टिंग करें, बच्चियां रिपोर्टिंग करें, ताकि उनके विरुद्ध जो अपराध होने वाला है वो भी रुक जाए और वो अपने दैनिक जीवन में जो कार्य कर रही हैं उसको भी सुचारू रूप से कर पाएं। इसके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि सामान्यतः जो अध्ययन हुआ है और जो पाया गया है विश्लेषण से, वो यह पाया गया है किसी भी माँ, बेटी, बहन के साथ जो अपराध होते हैं वो आसपास के लोग या परिचित लोग ज्यादा करते हैं। इसलिए एक संकोच होता है कि यदि हम बताएंगे तो कोई हमारा भरोसा करेगा या नहीं करेगा, या उनको परिवार में सहयोग मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ यह निवेदन करना चाहूंगा, कानून और प्रशासन की मंशा ये है कि कभी भी ऐसी स्थिति कभी भी किसी के साथ ना बने, लेकिन यदि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती है तो उसमें हमारी माँ, बेटी, बहन की मदद के लिए हमारा कानून, हमारा प्रशासन सदैव सहयोग को तत्पर है। दो प्रकार से वो अपना गोपनीयता के साथ अपनी शिकायत कर सकती हैं। पहला तरीका जो सबसे आसान है वह ये है कि डायल 100 तो है ही, पर अगर वो 108 पे भी खबर करेंगे तो भी वो डायल 100 तक जाएगी। तो यदि किसी को 100 नंबर एकदम याद नहीं रहता और 108 नंबर याद आता तो वहां भी कर सकते हैं। यदि 100 नंबर और 108 भी याद नहीं आता है, अगर हेल्पलाइन 181 नंबर भी याद आता है तो वहां भी कर सकते हैं। यदि 112 नंबर भी याद आता है तो वहां भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने सारी ऐसी हेल्पलाइन के लिए एक एकीकृत सिस्टम बना रखा है कि कोई हेल्पलाइन वाले इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि वो अगली हेल्पलाइन को सूचना देंगे। जी। एक सबसे अच्छी बात तो ये है। दूसरा मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा संस्थागत के लिए भी, अब हमारी किसी भी संकटग्रस्त माँ, बेटी, बहन के लिए जरूरी नहीं कि वो अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस थाने जाए। अब उनकी EFIR भी होती है। वो EFIR अपने मेल के माध्यम से भी कर सकती हैं। उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको पुलिस थाने जाना पड़े। और जैसा कि आप जानते हैं, महिलाओं, बच्चों के कानूनी अधिकारों में ये शामिल है कि किसी भी पीड़ित स्थिति में उनकी पहचान उजागर नहीं की जाए। तो ये पुलिस भी इस बात का ध्यान रखती है, हम लोग भी ध्यान रखते हैं, कभी इनकी पहचान उजागर नहीं होती। इसी में मेरा संस्थागत एक और निवेदन है कि इसके अलावा हमारी जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, जो कि सबसे पास की महिला इकाई है, एक माँ, बेटी, बहन, किसी भी महिला साथी को पाकर के अपनी बात ज्यादा आत्मीयता से शेयर करने में खुद को संतुष्ट पाती हैं। तो यदि वो किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को बताएं, यदि वो किसी महिला टीचर को बताएं जो बिल्कुल निकटतम है, या वो स्वास्थ्य विभाग की आशा कार्यकर्ता को बताएं, ये तीनों बिल्कुल सबसे निकटतम हैं। किसी भी 1000 की आबादी में ये आपको जरूर कोई ना कोई तीनों में से एक मिलेगा। आंगनवाड़ी केंद्र से भी उनको बिल्कुल मदद मिलेगी, मदद मुहैया कराई जाएगी। हमारी में आपने सुना होगा साथिन का नाम, जो कि राजस्थान में हमारा एक प्रयास चला था, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से ही चला था। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ये हमारे समाज के महिलाओं के क्षेत्र में सबसे सजग महिला प्रहरी हैं, जो आत्मीयता से पहले चरण में ही उस बात को ग्रहण करके फिर आगे बढ़ाते हैं। जी। और हमारी जो पुलिस के साथी हैं वो तो हमेशा तत्पर रहते ही हैं। तो इनको चाहिए जो भी हेल्पलाइन नंबर इनको याद आ रहा है उस पर भी खबर करें, संस्था के रूप में आंगनवाड़ी, स्कूल टीचर या पुलिस को भी खबर करें। और मैं यहाँ इस बात के लिए सभी को आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी स्तर पर हमारे यहाँ, चाहे वो आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे पुलिस के साथी हो, कोई भी किसी महिला की गोपनीयता भंग नहीं करते। यह उनका संकल्प है कि माँ, बेटी की सुरक्षा में सबसे जरूरी है उनकी गरिमा की गोपनीयता बनाए रखना। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उनकी गरिमा की गोपनीयता
बरकरार रखी जाती है और इस बात के लिए भी संकल्पित हैं कि उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम की जाएगी, उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बस आखिर में चलते चलते त्रिपाठी साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपने बताया, बस चंद शब्दों में जो हेल्पलाइन नंबर या पावर लाइन नंबर की हम बात कर रहे हैं, आप जल्दी से उसको रिपीट कर दीजिए ताकि कोई महिला या बच्ची अपनी शिकायत करना चाहती है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर वो अपनी शिकायत बिना किसी शुल्क के दर्ज करा सकती है और उसकी गोपनीयता भी बरकरार रखी जाएगी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि भारत सरकार का मिशन शक्ति जो चल रहा है, मिशन शक्ति में सभी माताओं को, बेटियों को, बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, सुरक्षा के लिए एक ही छत के नीचे समस्त प्रयासों को एकीकृत किया जा रहा है और इसको मिशन संकल्प के नाम से इसको भी आगे बढ़ाया है। और ये जो मिशन शक्ति है, इसके तहत जो हमारी हेल्पलाइन है, मैं निवेदन करूंगा महिला हेल्पलाइन नंबर 1092, ये टोटल टोल फ्री नंबर है, आप किसी भी सिम से लगाएंगे लगेगा। इसके बाद यदि कोई हमारी बेटी है, महिला भी अगर उपयोग कर सकती है तो 1098। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, आप 1092 का उपयोग करेंगे तो महिला का अपराध की जानकारी जाएगी, लेकिन यदि कोई बेटी या किसी को याद है वो भी करेंगे तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आप 1098 करेंगे तो प्राथमिकता बच्चों के लिए है, पर यदि वो महिला के बारे में इन्फॉर्मेशन जाएगी तो उसको इग्नोर नहीं करेंगे, उसको वो उचित फोरम पर ट्रांसफर करेंगे जी। इसके अलावा डायल 100 तो आपको पता ही है 100। इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की 108 है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 108 इसलिए सबको याद रखना जरूरी है कि क्योंकि महिला जब संकट में होती है तो सबसे ज्यादा वो मानसिक या शारीरिक तौर पे अपने आप को अस्वस्थ पाती है। और 1098 इस मील का पत्थर है कि किसी भी माँ और बेटी के लिए यदि संकटग्रस्त है तो उनको सबसे पहले मदद करके उचित चिकित्सीय जगह पे ले जाना और उनका वहां पर उनको चिकित्सा उपचार सुविधा देना, तो 108 भी ना भूलें। इसके अलावा जो हमारा 181 हेल्पलाइन है, ये 181 के बारे में ये स्वरूप है कि ये हमारी रोजमर्रा की समस्याएं या कठिनाइयों को लेकर शिकायतों के लिए है, बिल्कुल सही है। पर ये हमारी महिला, कोई साथी, महिला बहन, बेटी अगर अपने साथ किसी भी घटना की रिपोर्ट करना चाहती तो 181 पर भी करेंगी तो भी वो सीधे महिला हेल्पलाइन को कनेक्ट होगी। और 112 यह भी हमारी एक हेल्पलाइन है जिसमें भी महिला यदि अपनी सुरक्षा की बात करेंगी तो वो जरूर सुनी जाएगी। मैं यहाँ ये जरूर निवेदन करना चाहूंगा, सभी हेल्पलाइन का उद्देश्य ये है कि माताओं के प्रति, बेटियों के प्रति, बच्चों के प्रति पूर्ण सुरक्षा का भाव रहे और शासन प्रशासन सभी उनका त्वरित निदान कर सकें। जी, बहुत ही संतोष वाली बात आपने बताई है कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए, उसके लिए तमाम ये हेल्पलाइन नंबर, पावर लाइन नंबर चलाए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से निःशुल्क है, टोल फ्री है, किसी भी मोबाइल से, किसी भी सिम से आप लगा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपको किसी इमरजेंसी में, किसी आपात की स्थिति में आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको किस हेल्पलाइन नंबर की जरूरत है, तो आप किसी भी हेल्पलाइन नंबर जो आपको याद है उस पर आप लगाएंगे तो उचित फोरम पर आपकी बात जो है ट्रांसफर की जाएगी और आपकी बात की सुनवाई की जाएगी, आपको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाएगी, पूर्ण सहायता प्रदान की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं ब्रजेश त्रिपाठी साहब, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सागर से हमारे बीच आए और माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने उनसे साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।